हिमानी। मणिभूषण आज हिमानी से सदा के लिए विदा लेने आया है। हिमानी के पिता बाबू कालिदास मित्र ईसाई धर्म के अनुयायी हैं और कोलकाता के एक प्रसिद्ध मिशनरी महाविद्यालय में प्राध्यापक हैं। मणिभूषण पिछले 5 वर्षों से इसी महाविद्यालय का छात्र है। मणिभूषण जैसा मेधावी छात्र उस महाविद्यालय में दूसरा कोई न था। जैसी उसकी प्रतिभा वैसी ही कुशाग्र बुद्धि। उस पर ईश्वर ने उसे अनुपम देह सौंदर्य का स्वामी बनाकर जैसे सोने पर सुहागा कर दिया था। प्राध्यापक मित्र मणिभूषण को अत्यंत स्नेह करते थे। मणिभूषण उनके घर पर प्रायः आता जाता रहता था। कई बार चायपान के लिए आमंत्रित होकर उसने रात्रि 10 बजे तक का समय अपने गुरु के घर पर व्यतीत किया था। प्राध्यापक के परिवार के सभी सदस्यों के साथ वह निर्बाध रूप से मिलजुल पाता था। मणिभूषण सुरीला गायक, चित्रकला में निपुण और अत्यंत सुंदर रीति से हिंदी व अंग्रेजी कविताओं का पाठ करने वाला युवक था। इन समस्त गुणों के कारण वह सबका प्रिय बन गया था। किंतु उसने तो अनर्थ कर दिया। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और दूसरों को भी आहत कर दिया। धीरे धीरे उसने प्राध्यापक की कुमारी पुत्री हिमानी के हृदय पर अधिकार कर लिया और स्वयं भी हिमानी के प्रेम में डूब गया। मणिभूषण हिंदू है। उसके माता पिता, आत्मीय जन सभी कट्टर हिंदू हैं। उस पर भी वह विवाहित है। ईसाई धर्म स्वीकार कर वह हिमानी का हाथ थाम सके वह मार्ग भी अवरुद्ध है। वह विवाहित है, ये तथ्य इस परिवार में किसी से छिपा न था। हिमानी भी ये बात प्रारंभ से ही जानती थी। उनके मिलन को असंभव जानते हुए भी क्यों उन्होंने परस्पर प्रेम करना प्रारंभ किया? क्यों उस प्रेम को अंकुरित होते ही नष्ट करने के स्थान पर मन में स्नेहरूपी जल से सींचकर उसे पल्वित और पुष्पित कर दिया? मैं इसका क्या उत्तर दूं? दोनों के मनोभाव जब धीरे धीरे संकटापन्न स्थिति में पहुंच गए और सबको ज्ञात हो गए, तब उस वृद्ध प्राध्यापक और उनकी पत्नी ने इस पर विचार किया कि अब क्या उपाय हो। उन्हें सदा के लिए पृथक कर देने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न दिखा। प्राध्यापक मित्र का हृदय अत्यंत कोमल था। उन्होंने अश्रुपूर्ण नयनों से मणिभूषण को इस निर्णय के विषय में बताया। मणिभूषण बुद्धिमान था, कहते ही सहमत हो गया। किंतु बोला, जो होना था वह तो हो गया, बस एक बार हिमानी से जीवन की अंतिम विदा लेने की अनुमति प्रदान करें। उसकी याचना भरी सजल आंखों को प्राध्यापक ठुकरा न सके। उन्हें सहमत होना पड़ा। इसीलिए आज संध्या से पूर्व मणिभूषण वहां आया। हिमानी के सहेज कर रखे गए छायाचित्र, उसके हाथ के लिखे 4-5 पत्र, कुछ साधारण निमंत्रण पत्र, हिमानी द्वारा उपहार में दिया गया एक अत्यंत शुष्क पुष्पगुच्छ और एक कविता की पुस्तक, इन प्राणों से भी प्रिय वस्तुओं को हिमानी के पिता के हाथों में सौंपकर वो हिमानी से अंतिम भेंट करने चला। आज संपूर्ण दिवस हिमानी एकाकी अपने कक्ष में रही है। कुछ दूरी पर मेज पर उसका भोजन अछूता पड़ा है। शरीर अत्यंत उष्ण है। आंखें रक्तकमल के समान लाल हो गई हैं। गालों पर बहती अश्रुधारा को एक क्षण भी सूखने का अवसर नहीं मिला। मणिभूषण अत्यंत संकुचित कदमों से उसके कक्ष में प्रविष्ट हुआ। वातायन के निकट मेज के पास एक सोफे पर हिमानी सिर पर हाथ रखे बैठी थी। मणिभूषण जाकर उसी सोफे पर बैठ गया। इससे पूर्व उसने कभी हिमानी के साथ एक आसन पर बैठने का सुख अनुभव नहीं किया था। हिमानी का एक सुकोमल तप्त हाथ मणिभूषण ने अपने दोनों हाथों के मध्य थाम लिया। जो जो बातें उसने कहने के लिए सोची थी, उनमें से एक भी वो कह न सका। रात्रि 10 बजे की रेलगाड़ी से मणिभूषण को अपने देश जाना है। धीरे धीरे उसकी विदा का वो निष्ठुर क्षण निकट आता गया। अत्यंत कठिनाई से अश्रुओं को रोककर वो गदगद स्वर में केवल 2-4 शब्द ही कह पाया। हिमानी ने उत्तर देने का प्रयास किया, किंतु असफल रही। तब तक संध्या का अंधकार गहरा हो चला था। इस लोक को न जाने क्यों मणिभूषण परलोक समझने लगा।
हिमानी का अश्रुपूर्ण छोटा सा सुंदर मुख हाथों में उठाकर उस मंद प्रकाश में निहारा। आत्मविस्मृति के मोह में वह समाज को भूल गया, नीति को भूल गया, पाप पुण्य को भूल गया, विवेक और बुद्धि को विसर्जित कर दिया। सहसा अपने तृषादग्ध अधरों को हिमानी के अधरों से मिला दिया। हिमानी के नयन मुंदे थे, वह चौंकी, किंतु मुख नहीं हटाया। सहसा मणिभूषण के हृदय में अशांति का जो तूफान था वो कुछ सीमा तक शांत हुआ। वो उठा और हिमानी से बोला, तो जाता हूं, तो आता हूं। शब्द ही मुख पर आए थे, किंतु उन्हें सुधार कर बोला, तो जाता हूं। ये कहकर किसी मदिरापान किए हुए व्यक्ति की भांति लड़खड़ाते हुए उस गृह से बाहर निकल गया। हिमानी उसी सोफे पर मुख छिपाकर निढाल होकर गिर पड़ी। उल्लिखित घटना के पश्चात 3 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इस अवधि में हमारे मणिभूषण के जीवन में व्यापक परिवर्तन आया है। सामंतपुर ग्राम की उत्तरी सीमा से कुछ दूरी पर सरस्वती नाम की एक लघु सरिता प्रवाहित होती है। विस्तार में यह 4-5 हाथ से अधिक न होगी। वर्ष के अधिकांश समय में इसे पैदल ही पार किया जा सकता है। दोनों तटों पर आम्रकुंज, बांस के झुरमुट और झाऊ के वन अपनी शाखाएं फैलाए खड़े हैं, जो सूर्य के ताप से इस क्षीण जलधारा वाली नदी की रक्षा करते हैं। इसी नदी के तट पर मणिभूषण का नवनिर्मित आवास है, बंगले के स्वरूप का एक छोटा सा भवन। चारों ओर देशी और विदेशी अनेक प्रकार के फल, पुष्प और पल्लवों के वृक्ष हैं। उपवन के चारों ओर हरे रंग की लौ वेष्टनी रेलिंग लगी है। इस गृह में मणिभूषण एकाकी निवास करता है। अब उसका ईंटों का विशाल व्यवसाय है। सरस्वती के दोनों तटों पर जितनी भी भट्टियां दिखाई दे रही हैं, वे सब उसी की हैं। जब वह महाविद्यालय में पढ़ता था, तब रसायन शास्त्र के प्रति उसका विशेष अनुराग था। विभिन्न स्थानों की मृदा का रासायनिक परीक्षण कर उसने ये जान लिया था कि इसी स्थान की मिट्टी ईंट निर्माण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। विदेश से इस व्यवसाय संबंधी अनेक पुस्तकें मंगाकर उसने उनका अध्ययन किया है। 1 वर्ष तक निरंतर परीक्षणों और रसायनों के प्रयोग के पश्चात वह एक ऐसा चूर्ण खोजने में सफल हुआ है, जिसे मिट्टी में मिलाने पर ईंटें अत्यंत लाल और सुदृढ़ बनती हैं। इसी श्रेष्ठता के कारण मणिभूषण की ईंटों की दूर दूर तक बहुत प्रतिष्ठा है। इस गृह में एक मध्यम आकार का सुसज्जित कक्ष है, जो मणिभूषण का कार्यालय है। पुस्तिकाओं और ग्रंथों से भरी कांच की अलमारियां, मेज, आसन, कुर्सी आदि सभी सज्जा पाश्चात्य शैली की है। यहां तक कि धूम्रपान की भस्म झाड़ने का पात्र भी यथास्थान रखा है। आज वैशाख की दोपहरी में मणिभूषण अपने एकांत कार्यालय में बैठा ईंटों का लेखा जोखा नहीं कर रहा था, वो कविता लिख रहा था। उसकी वेशभूषा भी पाश्चात्य है। ईसाइयों के साथ मेलजोल के कारण पूर्व से ही उसकी जीवन शैली पूर्णतः पाश्चात्य हो गई थी। मणिभूषण के सम्मुख जो एक सुंदर सजिल्द पुस्तिका रखी है, वह प्रेम कविताओं से परिपूर्ण है। बीच बीच में वो उस पुस्तिका को कहीं कहीं से खोलकर पढ़ता था और पुनः बंद कर देता था। वे कविताएं एक स्त्री के मनोभावों के रूप में थी। आवरण पर अंकित था, श्रीमती हिमानी देवी द्वारा रचित। कुछ समय कविता लिखने के पश्चात मणिभूषण ने दराज से 3 चित्र निकाले। तीनों ही हिमानी के थे। प्रथम चित्र में हिमानी का कौमार्य वेश था। सुंदर दमकता मुखमंडल, नेत्रों से सरलता छलक रही थी, जैसे किसी से कुछ सुनकर वो मंद मंद मुस्कुरा रही हो। द्वितीय चित्र में हिमानी विवाह की सज्जा में थी। मुख पर लज्जापूर्ण लालिमा युक्त मुस्कान की आभा थी। नयन झुके हुए थे, हिमानी जैसे स्वयं को ही स्वयं से छिपाने हेतु व्याकुल हो। अंतिम चित्र में युगल मूर्ति थी। हिमानी और मणिभूषण एक दूसरे की ओर प्रेममय दृष्टि से निहार रहे थे। उस दृष्टि में अतृप्ति,
मोह और चंचलता का भाव बड़ी निपुणता से अंकित किया गया था। यदि कोई यह समझ बैठा है कि हिमानी के साथ मणिभूषण का विवाह संपन्न हो गया है, तो वह भ्रम में है। कोलकाता त्यागने के पश्चात से मणिभूषण को हिमानी अथवा उसके माता पिता का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ और न ही उसने प्रयास किया। हिमानी जीवित है या मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, उसे इसका लेश मात्र भी ज्ञान न था। कहना विस्मृत हो गया कि मणिभूषण अब एक भीषण मानसिक व्याधि से ग्रस्त है। चिकित्सक इसे मोनोमेनिया कहते हैं, एक प्रकार का उन्माद ही समझिए, किंतु पूर्ण उन्माद नहीं। यह व्याधि जिसे होती है, उसका चित्त केवल एक विशिष्ट विषय पर विकृत होता है, अन्य सभी विषयों में उसका मन पूर्णतः सामान्य रहता है। किंतु इसके पूर्व का इतिहास जानना आवश्यक है। घर लौटकर मणिभूषण ने बहुत प्रयास किया था कि वो हिमानी को विस्मृत कर अपनी विवाहिता धर्मपत्नी नवदुर्गा से प्रेम कर सके। जल में डूबे मृतप्राय व्यक्ति को बचाने हेतु उसके मुख में वायु भरकर कृत्रिम श्वास दी जाती है, तत्पश्चात स्वाभाविक श्वास पुनः लौटती है। मणिभूषण प्रारंभ में नवदुर्गा के प्रति ऐसा ही कृत्रिम प्रेम प्रदर्शित करने लगा, किंतु उसका कोई फल न निकला। वह स्वयं के साथ जिस प्राणघातक युद्ध में संलग्न था, उस युद्ध में यदि उसे नवदुर्गा की सहायता और सहानुभूति प्राप्त हो सके, इसी दुराशा में उसने एक दिन अपना समस्त वृत्तांत स्पष्ट रूप से उसे बता दिया। किंतु इसका परिणाम हितकारी होने के स्थान पर विपरीत हो गया। पति के मुख से जो सुना, उस पर नवदुर्गा ने विश्वास तो किया ही, साथ ही पति पर अन्य संदेह भी करने लगी। उसने पति को मिथ्याभाषी, वंचक और ढोंगी कहा। अभद्र भाषा में हिमानी पर भी प्रहार किया। अंत में एक बीभत्स शपथ लेकर पति से कहा, तुम अब मुझे स्पर्श मत करना। इसके पश्चात पति पत्नी में विच्छेद हो गया। मणिभूषण ज्वर से ग्रस्त हो गया। कई दिनों तक तीव्र ज्वर रहा। मस्तिष्क की विकृति का सूत्रपात तभी से हुआ। नवदुर्गा यदि आत्मीय जनों के अत्यंत अनुरोध पर मणिभूषण की परिचर्या हेतु उसके पास जाती, तो वो क्रोधित होकर चिल्लाता और अनर्थ कर देता। उसके सम्मुख नवदुर्गा का नाम तक लेना वर्जित था। ज्वर की तीव्रता कम हुई, किंतु वह पूर्णतः समाप्त न हुआ। वैद्यों और चिकित्सकों ने परामर्श कर नवदुर्गा को उसके पीहर भेज दिया, क्योंकि नवदुर्गा के प्रति विद्वेष ही अब मणिभूषण की व्याधि का मुख्य लक्षण बन गया था। ज्वर तो धीरे धीरे चला गया, किंतु मस्तिष्क में किंचित विकार शेष रह गया। नवदुर्गा का प्रसंग आते ही वह विचित्र व्यवहार करने लगता था। इसी कारण नवदुर्गा को पीहर से नहीं बुलाया गया और परिवार में उसके प्रत्येक प्रसंग का त्याग कर दिया गया। इसके पश्चात मणिभूषण ने ग्राम के चारों ओर मृदा का परीक्षण प्रारंभ किया। ग्राम से 1 कोस दूर सरस्वती के तट पर उसका कार्यालय पाठक देख ही चुके हैं। एकांत में ही वह प्रसन्न रहता था। किसी ने उसके एकांतवास पर आपत्ति नहीं की। जिस दिन इच्छा होती घर आ जाता, 2-3 दिन रहकर पुनः चला जाता। अतः नवदुर्गा पीहर में ही बनी रही। तदुपरांत मणिभूषण ने हिमानी को भूलने का प्रयास छोड़ दिया। दोपहर में विजन कार्यालय में बैठकर वह हिमानी की स्मृतियों में खोया रहता। घर आते समय उसने स्वयं हिमानी का छायाचित्र उसके पिता को लौटा दिया था। अब उसे लेकर मन में पश्चाताप होने लगा। महाविद्यालय में अध्ययन के समय वह सामान्य चित्रकारी जानता था। हिमानी के एक चित्र हेतु उसने उसी विद्या की शरण ली। प्रारंभ में रूप नहीं मिला, धीरे धीरे समानता की छाया आने लगी। दोनों नयनों का भाव कुछ कुछ मिलने लगा। फिर अधरों का भाव भी आ गया। 2 मास के कड़े परिश्रम के पश्चात हिमानी का एक अत्यंत सुंदर चित्र पूर्ण हुआ। वो मणिभूषण हेतु अत्यंत हर्ष का दिन था। उसने अत्यंत दुलार से अपनी स्वहस्तांकित प्रिया की मूर्ति को चूमा। ये हिमानी के कौमार्य वेश का चित्र था। चित्र पूर्ण होने पर मणिभूषण ने विचार किया
कि इसे मढ़वा कर न रखा तो यह नष्ट हो जाएगा। किसी अन्य के हाथ कोलकाता भेजने पर उसे विश्वास न हुआ। स्वयं कोलकाता आकर दुकान पर बैठकर उसने चित्र मढ़वाया, किंतु जिस दिन चित्र मढ़वाया उसी रात्रि उसने उसका कांच तोड़ दिया। चित्र को हृदय से लगाने पर भी पूर्ण मिलन न हो सका। मध्य में कांच का व्यवधान रह गया। भला ये कैसे सहन होता? विद्यापति की राधिका भी तो इसी कारण गले में हार धारण नहीं करती थी। तदुपरांत हिमानी की ओर से वो स्वयं कविता रचना करने लगा। संस्कृत कवियों ने लिखा है कि प्रेमिका नायिका विरह विकार में स्वयं को ही नायक समझकर अपने प्रति प्रेम संबोधन करने लगती है। मणि ने भी वही किया। वो केवल हिमानी बनकर कविता लिखकर ही शांत नहीं रहा, उसने हिमानी के हस्तलेख तक का अनुकरण किया। वह चित्रकला में निपुण था, अतः उसके लिए ये विशेष कठिन न था। हिमानी के हस्तलेख में कल्पित हिमानी की कविताएं वो अपनी पुस्तिका में उतारने लगा। हिमानी के चित्र को संदूक के सहारे खड़ा कर वो कल्पना करता कि साक्षात हिमानी अपनी कविताएं एक एक कर सुना रही है। जहां भावों का उन्माद गहरा होता, वहीं वो उस चित्र को चूम लेता। धीरे धीरे उसने अपनी रचित हिमानी को विवाह की वेशभूषा में सजाया और चित्र में ही उससे विवाह कर लिया। उन्माद भला और किसे कहते हैं? इसी प्रकार 3 वर्ष व्यतीत हो गए। आज वो अपने एकांत कार्यालय में बैठा कविता लिख रहा था। दोपहर के 1 बजे से आकाश में मेघ घिराए। कुछ समय पश्चात धूल से 10 दिशाएं आच्छादित कर आधी उठी। भीषण अंधड़ था। मणिभूषण के गृह की टिन की छत तक कांप रही थी। वह एक बार बाहर निकलकर आकाश की ओर निहारने लगा। जलवृष्टि में अब विलंब न था। वो लौटकर आसन पर बैठ गया। मध्याह्न का वह मेघाच्छन्न आलोक ठीक संध्या के प्रकाश जैसा प्रतीत हो रहा था। वातायन के कांच के मध्य से मणिभूषण प्रकृति का वह उन्मत्त नृत्य देखने लगा। सहसा उसने देखा, उसके प्रांगण के भीतर उपवन में एक स्त्री मूर्ति खड़ी है। पहचानने में एक क्षण का भी विलंब न हुआ। हिमानी। हिमानी के वस्त्र पवन में उड़ रहे थे। उपवन के गुलाबों की पंखुड़ियां झड़कर उसके चारों ओर गिर रही थी। हिमानी खड़ी होकर किसी चकित मृगी के समान इधर-उधर दृष्टि घुमा रही थी। मणिभूषण किसी यंत्र पुतली की भांति आसन छोड़कर उठ खड़ा हुआ। उपवन में जाकर उसने हिमानी के मुख की ओर देखा। तत्पश्चात उसका हाथ थाम कर बोला, आओ। हिमानी मणिभूषण के साथ साथ चल पड़ी। वो मेघवर्ण की एक साड़ी धारण किए हुए थी। उसी वस्त्र का अंगरखा था और साड़ी को किंचित ऊपर उठाकर सिर पर ओढ़ा हुआ था, जिसे इधर-उधर सुइयों, ब्रोच से अटकाया गया था ताकि वो सिर से खिसक न जाए। बाएं कंधे के थोड़ा नीचे हृदय के आकार की एक छोटी काली घड़ी लगी थी, जो आभूषण और आवश्यकता दोनों का कार्य सिद्ध कर रही थी। वेशभूषा में कोई आडंबर न था, किंतु सुसज्जा के कारण वह नयनाभिराम थी। कक्ष में प्रवेश कर मणिभूषण ने हिमानी को एक आसन पर बैठाया। वायु वेग से भीतर आ रही थी, अतः द्वार बंद करने पड़े। अब वर्षा भी प्रारंभ हो गई। ऊपर टिन की छत पर गिरती प्रथम वर्षा की बूंदों ने एक विचित्र संगीत उत्पन्न कर दिया। हिमानी तब भी मौन बैठी थी। मणिभूषण ने पुकारा, हिमानी। हिमानी ने कंपित स्वर में उत्तर दिया, क्या है मणि? क्या मैं ये स्वप्न देख रहा हूं या ये सत्य है? सत्य है। स्वप्न होता तो श्रेष्ठ होता। क्यों श्रेष्ठ होता? मुझे तो भय लग रहा है कि कहीं ये स्वप्न न बन जाए। मैं शोक संवाद लाई हूं। तुम्हारी पत्नी प्राणघातक व्याधि से ग्रस्त है। उन्होंने तुम्हें देखने की इच्छा प्रकट की है, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आई हूं। मेरी पत्नी का समाचार तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? कृष्णनगर। तुम कृष्णनगर में क्या करने गई थी?
हिमानी ने तब संक्षेप में पूर्व वृत्तांत बताया। बोली, तुम्हारे कोलकाता त्यागने के 3 मास पश्चात मेरे पिता का आकस्मिक देहांत हो गया। शोक में सांत्वना पाने हेतु मेरी माता प्रभु ईसा के कार्यों में संलग्न हो गई है। कृष्णनगर में जो महिला मिशन खुला है वे उसकी संरक्षिका है। मैं भी उनके पास रहकर चिकित्सा का कार्य करती हूं। इस प्रकार 2 वर्षों से हम कृष्णनगर में हैं। ये सुनकर मणिभूषण बोला, मेरी पत्नी की व्याधि के समाचार को तुम शोक संवाद क्यों कह रही हो मां? मेरी पत्नी जब तक जीवित रहेगी तब तक उसका जीवन भी दुखमय है और मेरा भी। हिमानी बोली, छी मणि, ऐसी बातें मुख पर मत लाओ। स्वर्ग में ईश्वर हैं, वे ये सुनकर क्या विचार करेंगे? मैं तुम्हारी बातों से लज्जित हो रही हूं। मणिभूषण कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, 2 प्राणों को निरंतर तृषा में जलाना क्या ईश्वर जैसा कार्य है? हिमानी बोली, छी मणि, ऐसा मत कहो। ईश्वर के विधान पर विचार करने का हमारा अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम विवाहित हो और तुम्हारी पत्नी जीवित है? मणिभूषण बोला, सत्य कहा हिमानी, मेरी पत्नी जीवित है और वे इसी कक्ष में हैं। देखोगी, तुम भी ठीक मेरी पत्नी जैसी ही दिखती हो, इसीलिए मुझे भ्रम हुआ था। हिमानी ने भय और विस्मय के साथ मणिभूषण के मुख की ओर देखा। उसकी मानसिक व्याधि के विषय में उसने पूर्व में सुन रखा था। मणिभूषण ने वे तीनों चित्र निकालकर हिमानी के हाथ में दे दिए। हिमानी ने बहुत देर तक उस मंद प्रकाश में उन चित्रों को निहारा। दूसरी ओर मुख फेरकर उसने गुप्त रूप से 2 बूंद अश्रु बहाए। मन ही मन विचार किया, मनुष्य जन की अपेक्षा चित्रजन कहीं श्रेष्ठ है। अंत में चित्र लौटाते हुए उसने पूछा, ये तुम्हें कहां से प्राप्त हुए? मणिभूषण ने उत्तर दिया, तुमने ही तो दिए थे। स्मरण नहीं? मेरे हृदय के भीतर रखे थे, कण कण करके बाहर निकाले हैं। अब हिमानी स्वयं को रोक न सकी। अश्रुओं की अविरल धारा उसके कपोलों को भिगोने लगी। मणि भी रोया। हिमानी ने किंचित स्वस्थ होकर पूछा, मणि, इतने समय तक तुमने क्या किया? मणिभूषण बोला, तुमने ही क्या किया? हिमानी ने कहा, मैंने क्या किया है ये तो ईश्वर ही जानते हैं। मणिभूषण बोला, मैं भी जानता हूं। ये देखो। ये कहकर उसने कविताओं की पुस्तिका हिमानी के हाथ में थमा दी। हिमानी ने देखा, उसका अपना हस्तलेख था। पढ़ा, सचमुच उसके अपने ही मन की बातें थी। वो मणिभूषण से कुछ कहना चाहती थी, किंतु तभी आत्मग्लानि ने उसका कंठ अवरुद्ध कर दिया। उसने सोचा, मैं ये क्या कर रही हूं? नवदुर्गा का मंगल मेरे हाथ में है, किंतु मैं तो उसका सर्वनाश करने पर उतारू हूं। बुझी हुई अग्नि को पुनः सुलझाने बैठी हूं। अब वर्षा रुक चुकी थी, आकाश भी स्वच्छ था। हिमानी उठ खड़ी हुई, बोली, मणि, बहुत विलंब हो गया। 5 बजे की रेलगाड़ी से मुझे कृष्णनगर लौटना ही होगा। मेरे हाथों के बिना नवदुर्गा औषधि ग्रहण नहीं करती। तुम कल आओगे ना? मणिभूषण ने विचार कर कहा, आऊंगा। मन ही मन बोला, प्राणेश्वरी, तुम्हारे दर्शन हेतु तो मैं यमलोक भी जा सकता हूं। हिमानी बोली, तो मैं चलती हूं। मणिभूषण स्टेशन तक हिमानी को छोड़ने जाना चाहता था। हिमानी ने निषेध किया, किंतु मणिभूषण ने एक न सुनी और साथ गया। मार्ग में हिमानी ने मणिभूषण को सावधान किया कि तुम मुझसे पूर्व से परिचित हो, ये वहां प्रकट मत करना। अगले दिन मणिभूषण अपने ससुराल पहुंचा। वहां जाकर देखा कि पत्नी की व्याधि ने अपना प्राणघातक रूप छोड़ दिया है और स्थिति में कुछ सुधार है। हिमानी स्वयं चिकित्सा कर रही है। उनकी सास वहां आई और रोने लगी। बोली, बेटा, इतने दिनों पश्चात सुधाई,
वो बालिका है, उसे भला क्या बोध? उसकी बातों को मन में स्थान क्यों देते हो? मणिभूषण अवाक खड़ा रहा। दृष्टि भूमि पर थी और बाएं हाथ से अपनी मूंछों को मरोड़ रहा था। वो कोई उत्तर न दे सका। हिमानी को वहां सब मैम डॉक्टर कहकर पुकारते थे। मणिभूषण, मैम डॉक्टर हिमानी पिछले 2 वर्षों से नवदुर्गा की सखी बनी हुई है। इन 2 वर्षों में प्राय प्रतिदिन वे यहां आकर नवदुर्गा को पढ़ाती रही है और विभिन्न प्रकार के शिल्प सिखाती रही है। व्याधि के आरंभ से ही वे स्वयं चिकित्सा कर रही है। आज जो नवदुर्गा के जीवित रहने की आशा बंधी है, वह केवल मैम डॉक्टर की सघन देखरेख और अथक चिकित्सा का ही परिणाम है। यह सुनकर मणिभूषण का अंतर्मन आनंद से भर उठा। जिस देवी को वो इतने वर्षों से हृदय के देवालय में पूज रहा था, उस देवी का देवत्व सत्य है, कल्पना मात्र नहीं। हिमानी और मणिभूषण दोनों ही रात्रि जागरण कर नवदुर्गा की सेवा में लगे रहे। इसी प्रकार 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन हिमानी ने अपनी चिकित्सा पुस्तिकाएं एकत्रित की और संपूर्ण प्रातःकाल उनका अध्ययन किया। अध्ययन पूर्ण कर उसने परिवार के समस्त जनों से कहा, यद्यपि रोगिणी की स्थिति अब संकटपूर्ण नहीं है, किंतु निर्बलता इतनी अधिक है कि जीवन संशय हो सकता है। इस निर्बलता के निवारण हेतु इनके शरीर में किसी रोगमुक्त स्वस्थ व्यक्ति का रक्त संचारित करने की आवश्यकता है। ये सुनकर सब स्तब्ध रह गए। जीवित व्यक्ति रक्त कौन देगा? किसका इतना साहस? हिमानी बोली, कोई चिंता न करें, मैं स्वयं दूंगी। किसी ने कहा, यह भला कैसे संभव है? अंत में क्या से क्या हो जाएगा? हिमानी बोली, उसमें किसी भी अनिष्ट की संभावना नहीं है। मैं सबल और स्वस्थ हूं, आयु में भी रोगिणी के समकक्ष हूं। मेरे रक्त से ही सर्वाधिक लाभ होगा। नवदुर्गा के अग्रज बोले, उस आयु की किसी साधारण कन्या को धन का प्रलोभन देकर तैयार करने का प्रयास करना चाहिए। हिमानी बोली, नहीं, उसकी तनिक भी आवश्यकता नहीं है, मैं ही दूंगी। कोई भय नहीं है। यदि भय होता तो मैं ऐसा क्यों करती? प्राणों की माया किसे नहीं होती? लोगों ने विचार किया, सत्य ही तो है। यदि भय होता तो रोगी के लिए डॉक्टर इतना कष्ट क्यों उठाती? इसमें उनका क्या स्वार्थ है? चिकित्सा में हिमानी की ख्याति थी। उसकी व्यवस्था पर किसी ने संदेह न किया। अंत में नवदुर्गा की माता बोली, जैसा तुम उचित समझो पुत्री, किंतु कोई अनर्थ न हो जाए। क्षेत्र में एक नवीन स्नातक चिकित्सक था। हिमानी ने उसे बुलवा लिया। प्रक्रिया के समय एक चिकित्सा व्यवसायी की आवश्यकता थी। सबने कहा, यदि सहायता ही लेनी है तो किसी अनुभवी साहब डॉक्टर को बुलवाओ। इस अनुभवहीन चिकित्सक पर क्या विश्वास? हिमानी बोली, विशेष कुछ नहीं करना है। व्यर्थ में धन का अपव्यय और विलंब क्यों करना? संभवतः हिमानी को आशंका थी कि कोई अनुभवी चिकित्सक आकर उसकी चिकित्सा पद्धति में बाधा न डाल दे। परामर्श निश्चित हुआ। ये रक्त संचालन कार्य रात्रि में शीतल वातावरण में करना होगा। हिमानी ने स्वयं के चिकित्सालय से आवश्यक उपकरण मंगवा कर रख लिए। स्थानीय चिकित्सक को भी समझा बुझाकर तैयार कर लिया। रात्रि के 9 बजे कोट पतलून धारण किए, घड़ी की जंजीर लटकाए, स्थानीय चिकित्सक उपस्थित हुआ। सावधानी से कार्य प्रारंभ हुआ। पहले रोगिणी के हाथ की कलाई की एक शिरा को काटकर नलिका लगाई गई। तदुपरांत वह नलिका लाकर हिमानी की शिरा के मुख से जोड़ दी गई। स्थानीय चिकित्सक ने धीरे धीरे यंत्र चलाना प्रारंभ किया। हिमानी के शरीर से रक्तधारा नलिका के माध्यम से नवदुर्गा के शरीर में प्रवाहित होने लगी। कुछ समय तक ये क्रम चलता रहा। हिमानी का मुख पांडु वर्ण का हो गया। नेत्र बैठ गए, हस्तपाद कांपने लगे। क्षीण स्वर में उसने चिकित्सक से कहा, अब बंद कर दीजिए, मेरा सिर घूम रहा है।
यंत्र बंद हो गया। चिकित्सक ने वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार नलिका हटाकर दोनों के कटे हुए स्थानों पर औषधि लगाकर पट्टी बांध दी। नवदुर्गा की माता हिमानी को थामकर उसके शयन कक्ष में ले गई। मणिभूषण और अन्य जन भी साथ गए। हिमानी शैया पर लेटी। उसकी वाणी लड़खड़ा रही थी, जैसे कोई मदिरा के नशे में हो। बोली, मेरे मुख में थोड़ी थोड़ी करके वह औषधि और ब्रांडी मिश्रित उष्ण दुग्ध दो। दुग्ध पान से हिमानी को कुछ स्वस्थता अनुभव हुई। बोली, अब और कुछ नहीं करना है, तुम सब जाओ, मैं विश्राम करूंगी। निद्रा आते ही सब ठीक हो जाएगा। सबके साथ मणिभूषण भी जाने लगा। हिमानी बोली, आप रुकिए, रोगिणी के विषय में आपसे कुछ बातें करनी है। सब चले गए। मणिभूषण हिमानी की शैया के निकट खड़ा रहा। हिमानी बोली, मणि, मेरा सिर घूम रहा है, कुछ कहना चाहती हूं, किंतु संभव है कि क्या से क्या कह बैठूं। मणिभूषण ने हिमानी को पुनः ब्रांडी मिश्रित दुग्ध पिलाया। हिमानी पुनः सचेत हो गई। वो रात्रि पूर्ण चंद्र की थी। संपूर्ण वातावरण ज्योत्सना से आप्लावित था। मुक्त वातायन से कुछ ज्योत्सना छनकर हिमानी की शैया पर पड़ रही थी। नारियल के पत्ते थिरकाकर शीतल समीर बह रहा था। हिमानी बोली, मणि, मैंने सोचा था कि मेरा नारीजन निष्फल जाएगा, किंतु अब अनुभव हो रहा है कि वह कुछ सफल हो सका है। यदि तुम बाधा न डालो तो सब पूर्ण हो जाए। मणिभूषण बोला, ये क्या हिमानी, भला मैं बाधा क्यों डालूंगा? हिमानी ने लड़खड़ाते धीमे स्वर में कहा, देखो, मेरे शरीर का जो सार तत्व है, रक्त, वो मैंने नवदुर्गा को दे दिया है। यदि मैं उसका आत्मा भी लेकर अपनी आत्मा उसे दे पाती तो वह पूर्णतः वही हो जाती जिसे तुम अपनी हिमानी कहते हो। मणिभूषण ने मौन रहकर 2 अश्रु बहाए। हिमानी बोली, मणि, क्या मुझे नशा हो गया है? मैं न जाने क्या क्या देख रही हूं, सुन रही हूं। बड़ा अद्भुत है, अत्यंत मनोरम, जैसे ईश्वर ने मुझे लेने के लिए संदेश भेजा है। देवदूत आए हैं। मैं तो जाऊंगी नहीं, नवदुर्गा जाए। मणिभूषण बोला, हिमा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या थोड़ा और दुग्ध दूं? हिमानी ने पुनः दुग्ध पान किया। कुछ स्वस्थ होकर बोली, मैं कुछ स्वप्न देख रही थी, किंतु बहुत ही सुंदर स्वप्न। देखो मणि, मैं नवदुर्गा बनकर जन्मी थी और तुम्हारा मुझसे विवाह हो रहा था। यदि मैं नवदुर्गा बनकर जन्म लूं तो क्या तुम मुझे ऐसे ही प्रेम करोगे? मणिभूषण ने बाष्पपूर्ण स्वर में कहा, वह हिमा, वैसे ही प्रेम करूंगा। हिमानी बोली, तो कल प्रातः मैं अपनी आत्मा नवदुर्गा से विनिमय कर लूंगी। इसी समय मध्यरात्रि की निस्तब्धता को भंग कर दूर से किसी हिंदुस्तानी ने गला मरोड़ कर गाया, सुख सागर में आए के न जाइयो रे पियासा। ये स्वर हिमानी के कानों में पड़ा। वह जाग उठी। ज्योत्सना के मंद प्रकाश में उसने मणिभूषण के विषादपूर्ण मुख की ओर देखा। मणिभूषण उसे निद्रालु समझकर जाने का उपक्रम कर रहा था। हिमानी ने पुकारा, मणि। मणिभूषण इस स्वरात्मक पुकार से पिघल गया और बोला, क्या है हिमा? हिमानी बोली, स्मरण है। मणि के मुख की ओर देखता रहा। हिमानी बोली, वो एक दिन कोलकाता में, जिस दिन तुम मुझे छोड़कर आए थे, वो हिंदुस्तानी तब भी गला मरोड़कर पुनः पुनः गा रहा था, सुख सागर में आए के न जाइयो रे पियासा। मणिभूषण को स्मरण हो आया। साथ ही एक दीर्घनी श्वास निकला। हिमानी बोली, मुझे अत्यंत निद्रा आ रही है। उस दिन जाते समय जो तुमने दिया था वही देकर जाओ। मणिभूषण ने हिमानी के विवरण और शीतल अधरों पर एक प्रगाढ़ चुंबन अंकित किया। हिमानी बोली,
उस समय हम दोनों ने ही विचार किया था कि वो भेंट अंतिम भेंट है, किंतु पुनः मिलन तो हुआ। उस दिन के विदाचुंबन का जो प्रभाव था, इसमें भी वही बना रहे। फिर भेंट हो। मुझे निद्रा आ रही है, अब तुम जाओ। मणिभूषण कक्ष से बाहर निकल गया। हिमानी को एकाकी छोड़कर आने के पश्चात उसके मन में अनेक आशंकाएं जन्म लेने लगी। सोच विचार कर उसने अपनी भ्रातृवधू को हिमानी के शयन कक्ष में भेजा। उन्होंने जाकर देखा तो स्तब्ध रह गई। हिमानी की शैया रक्त से आप्लावित थी। हृदय पर हाथ रखकर देखा तो धड़कन रुक चुकी थी, श्वास भी थम गई थी। वे चीखती हुई बाहर की ओर दौड़ी। समस्त जन एकत्रित हो गए। चिकित्सक आए, दीप जलाए गए। परीक्षण के पश्चात चिकित्सक ने कहा, कैसा अनर्थ! इन्होंने स्वयं ही पट्टियां खोल दी हैं, शिरा का मुख छिन्न भिन्न कर दिया है। शरीर में जो किंचित रक्त शेष था वह सब बह गया है। यह स्वेच्छा से किया गया आत्मबलिदान है। मणिभूषण की मानसिक व्याधि अब और भी अधिक बढ़ गई है, किंतु उस व्याधि में भी एक शुभ लक्षण दिखाई देता है। अपनी पत्नी के प्रति उसका मन आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तित हो गया है। अब वो अपनी पत्नी को हिमानी कहकर ही पुकारता है। समाप्त। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।